जय श्री शंकर बच्चों आज हम कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 1 मापन एवं मात्रक के पार्ट 3 में प्रवेश कर रहे हैं। किसी कारणों से पिछले 7 दिन से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। हालांकि दूसरी क्लासेस के डाले हैं पर 11वीं फिजिक्स का नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर अब रोज आपको एक वीडियो कंटिन्यू बढ़ते क्रम में मिलेगा। तो मात्रक एवं मापन अध्याय का नाम है। हमने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सार्थक अंकों तक पढ़ लिया था, ठीक है। सार्थक अंकों से कैलकुलेशन, उसको ज्ञात करने के नियम आदि आदि तक हमने कर लिया था। अब इसके बाद हमारा आता है अगला विमाएं, यानी कि डायमेंशंस। विमीय सूत्र माने डायमेंशन फार्मूला, कुछ प्रमुख भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निकालना, ठीक है। और विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, ये 4 बिंदुओं पर हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। बच्चों इसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा परीक्षा में, यानी कि जो हमारा टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अच्छी तरह से इसको समझें। सबसे पहले आता है विमाएं क्या कहलाती है। तो बच्चों आपको याद होगा हम लोगों ने मूल मात्रक पढ़े थे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ये 2 पढ़े थे। व्युत्पन्न मात्रक आपको याद आ रहा होगा। मूल मात्रक मतलब फंडामेंटल यूनिट और व्युत्पन्न मात्रक अर्थात ड्राइव्ड यूनिट, ये 2 हमने पढ़े थे, ठीक। तो मूल मात्रक जैसे लंबाई का हमारे पास एसआई मात्रक मीटर था, द्रव्यमान का किलोग्राम था, समय का सेकंड था, ज्योति तीव्रता का कैंडेला था, विद्युत धारा का एम्पियर था, ताप का केल्विन था और पदार्थ की मात्रा का मोल था। इसी प्रकार 2 पूरक मात्रक हमने पढ़े थे, रेडियन समतलीय कोण के लिए और स्टेरेडियन घन कोण या ठोस कोण के लिए, सॉलिड एंगल के लिए। तो ये मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक हमने क्या पढ़े थे। तो मूल राशियों के जो मात्रक हैं उनको मूल मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो मूल मात्रकों से बनकर बनते हैं, इनसे बनते हैं। जैसे आपको याद होगा हमने चाल का मात्रक बनाया था, पिछले वीडियो में है। चाल बरा का मात्रक था हमारा मीटर प्रति सेकंड। अब ध्यान देना बच्चों, तो चाल की मात्रा को मैं लिख सकता हूं मीटर घात 1 और सेकंड घात ऋण 1। अब ये मीटर क्या है, मूल मात्रक है। सेकंड क्या है, मूल मात्रक है। लेकिन इन पर मैंने कुछ घातें लगा दी। देखो मीटर पर 1 घात है और सेंटीमीटर पर ऋण 1 है, तो कुछ घातों लगाने से चाल कौन सी मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है। तो एक व्युत्पन्न मात्रक हमने बनाया, तो मीटर प्रति सेकंड एक व्युत्पन्न मात्रक बन गया। कैसे बना, हमने मूल मात्रकों पर कुछ विशेष प्रकार की घातें लगा दी। तो बस यहीं से हमारी डेफिनेशन आती है विमाएं की। तो विमाएं कहलाती क्या है, ठीक है। तो व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं उन घातों को हम विमाएं कहते हैं। बच्चों डेफिनेशन क्या मिली हमारे लिए, डेफिनेशन मिली व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं इन घातों को विमाएं कहते हैं। ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर मीटर पर 1 लगा है, सेकंड पर 1 लगा है, ये जो नंबर्स आपको दिख रहा है इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हीं को हम बोलते हैं विमाएं। तो किसी व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उन घातों को हम विमाएं कहते हैं। सबको क्लियर हो गया। जैसे एक उदाहरण दें तो चाल के जो व्युत्पन्न मात्रक है चाल का मीटर प्रति सेकंड, तो इसकी विमा मीटर में 1 और सेकंड में ऋण 1 है। हाँ बोलो कविता। तो बच्चों हम यहाँ पर थे, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि विमाएं क्या होती हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि किसी व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विमा बोलते हैं, ठीक। अब बच्चों यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है कि हम हर जगह, जैसे मैं अगर मूल मात्रक की बात करूं, जैसे चलो मात्रक लेते हैं, जैसे हमने लिया द्रव्यमान, एक
भौतिक राशि है, ठीक है। अब द्रव्यमान का मात्रक हम किलोग्राम भी यूज करते हैं, ग्राम भी यूज करते हैं, क्विंटल भी यूज करते हैं, ठीक है ना, मिलीग्राम भी यूज करते हैं, है ना, पाउंड भी यूज करते हैं, आदि आदि। हम इसके इतने सारे मात्रक लेते हैं। अब हम ये द्रव्यमान के सारे मूल मात्रक हैं। तो जब हम विमाएं लिखेंगे, बनाएंगे तो विमाओं के लिए इनके मात्रकों पर घातें चढ़ाई जाएंगी। तो फिर वो घातों में हम जब मात्रक लिखेंगे तो क्या इसका कोई एक सिंबल होगा? हाँ होगा। तो इन सारे मात्रकों का सिंबल, द्रव्यमान के सभी मूल मात्रकों का सिंबल हम कैपिटल एम यूज करेंगे, कैपिटल एम। यानी कि द्रव्यमान की का जो विमा होगी वो हम एम मान के चलेंगे, एम। द्रव्यमान के सभी मूल मात्रकों के लिए एम लिखा जाएगा। अब जगह जहां पर जैसा मात्रक प्रयोग करेंगे एम की वैसी वहां पर वैल्यू हो जाएगी, ठीक। इसी प्रकार हम बात करें अगर लंबाई की बात करें बच्चों, तो लंबाई के मात्रक हमने मीटर भी पढ़ा है, सेंटीमीटर भी पढ़ा है, फुट भी पढ़ा है, इंच भी पढ़ा है ना, किलोमीटर भी पढ़ा है, आदि आदि। इन सारे के सारे मूल मात्रकों को एक सिंबल, एक संकेत से प्रतिष्ठित करेंगे, वो होगा एल। तो लंबाई के मूल मात्रक को हम एल से व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार समय के हमारे पास कई मात्रक है, सेकंड है, मिनट है, सौर दिवस है, घंटा है, आदि आदि। तो इसके सारे के सारे मूल मात्रकों को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है ये जानने की, द्रव्यमान के मूल मात्रक के लिए संकेत क्या होगा? एम। लंबाई के मूल मात्रक के लिए संकेत क्या होगा? एल। ध्यान रखना, एम फॉर मास से जोड़ लेना, एल फॉर लेंथ से जोड़ लेना, और समय के मूल मात्रक का संकेत होगा कैपिटल टी। अब और क्यों नहीं लिख रहे हैं? जैसे ताप है तो उसके लिए हम कैपिटल के लेंगे, या किसी किसी बुक में उसके लिए थीटा यूज करेंगे, मोल के लिए MOL ही लिखेंगे। लेकिन बच्चों हम 11वीं क्लास में हमारे पास जो फिजिक्स है इसको बोलते हैं मैकेनिक्स। इसमें MLT पर, ये आपकी 80% फिजिक्स MLT पर चलेगी, और इसके बाद थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स आ जाएगी तो उसमें के और आ जाएगा। तो फिर भी ये सूत्र में MLT के साथ के आने लगेगा, ठीक। तो अभी आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि द्रव्यमान के सभी मात्रकों के लिए संकेत m लेंगे, मूल मात्रकों के लिए लंबाई के मूल मात्रकों का संकेत l लेंगे, और समय के मूल मात्रकों का संकेत कैपिटल T लेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं अगर इस पर विमाओं पर आऊं, ठीक। तो जैसे कि मैंने क्या बताया कि मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं, तो मैं फिर से चाल को ले देता हूं। तो चाल का हमारे पास क्या निकला था? मीटर पर 1 की घात थी, और सेकंड पर 1 की घात थी मान लो। तो मीटर के लिए मैंने मान लो मीटर का क्या संकेत बताया? एल, क्योंकि लंबाई के सारे मात्रकों को एल लिखेंगे, और समय के सारे मात्रकों को, मूल मात्रकों को टी लिखेंगे, तो LT-1। इस टाइप से हमारे लिए मात्रक मिलने लगेंगे, ठीक। तो विमाएं कहलाती है कि व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए उन मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं। तो इस पर 1 की घात लगी है, इस पर 1 की घात लगी है, तो 1 और 1 की ये विमाएं हैं। अब आते हैं बीमीय सूत्र, ठीक है ना। तो बीमीय सूत्र देखिए क्या है, किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि का जो मात्रक हम बनाते हैं, भौतिक राशि माने व्युत्पन्न मात्रक एक प्रकार से अपन यूज करेंगे, और मूल मात्रक हमारे पास अलग होंगे। तो व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के घातों के साथ जिस सूत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है, उस सूत्र को अपन बोलते हैं बीमीय सूत्र। तो सूत्र को ही क्या बोलेंगे? बीमीय सूत्र। मतलब व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के घातों के साथ जिस सूत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है, उस सूत्र को अपन बोलेंगे बीमीय सूत्र, ठीक है ना। अब ये बीमीय सूत्र किस टाइप से होगा? ये बीमीय सूत्र किस टाइप से होगा? देखो, जब भी हम बीमीय सूत्र लिखेंगे तो हमारी फिजिक्स में सारे के सारे बीमीय सूत्र m⁴ l⁴b और t⁴c इस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में MLT। यहाँ पर m क्या है? अभी मैंने आपको बताया, m है वो द्रव्यमान के मूल मात्रकों का संकेत, l क्या है? लंबाई के मूल मात्रकों का संकेत, और t क्या है? समय के मूल मात्रकों का संकेत, और A B C क्या है? ये विमाएं हैं, ये भौतिक राशियां विमाएं हैं।
तो इस प्रकार से अगर हम किसी को लिखेंगे तो विमीय सूत्र कहलाएगा, ठीक है ना। तो व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के साथ जिस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसको अपन विमीय सूत्र कहेंगे, ठीक। अब विमीय सूत्र को हमेशा m टू द पावर a l टू द पावर b t टू द पावर c इस फॉर्म में व्यक्त किया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है, विमीय सूत्र को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, हमेशा इसको बड़े पुस्तक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब आइए कुछ विमीय सूत्र बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं चाल से शुरू करता हूँ, चलो चाल छोड़ते हैं, अब कुछ विमीय सूत्र निकालना है तो मैं ये निकाल रहा हूँ, ये चीज आपको हो गया, ये हो गया, इस पर आ गया, ठीक। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एक भौतिक राशि है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को अपन लिखते हैं क्या, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे बच्चों, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई का मूल मात्रा क्या लिखते हैं, एल, और चौड़ाई का मूल मात्रक भी एल। भाई लंबाई का मूल मात्रक मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर आदि आदि लेंगे, चौड़ाई का भी मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर फुट आदि आदि लेंगे, तो इसको भी एल लिखेंगे, इसको भी एल लिखेंगे, तो मिलाकर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस प्रकार क्षेत्रफल का जो हमारे पास विमीय सूत्र आएगा वो आएगा n टू द पावर 0 l स्क्वायर t टू द पावर 0। ये इसका विमीय सूत्र है, किसका, क्षेत्रफल का। अच्छा, विमीय सूत्र को क्या है, हमेशा m टू द पावर a l टू द पावर b t टू द पावर c इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो जो मूल मात्रक उसमें सम्मिलित नहीं है उस पर 0 की घात लिखी जाती है। तो क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र है वो m टू द पावर 0 l टू द पावर 2 t टू द पावर 0 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे दूसरा ले लें आयतन। तो आयतन को अपन क्या लिखते हैं बच्चों, आयतन में होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब लंबाई का क्या लेते हैं, l, चौड़ाई का मूल मात्रक l लेंगे और ऊंचाई का भी l लेंगे। अभी आपको बताया कि सारे के सारे मूल मात्रकों को l लिखना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आदि आदि के, क्या आ जाएगा l घन। तो इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, n टू द पावर 0 l घन t टू द पावर 0। ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका विमीय सूत्र। तो आयतन का विमीय सूत्र बन गया n टू द पावर 0 l घन t टू द पावर 0, ठीक है ना। और निकाल देते हैं। अब जैसे तीसरा मैंने लिखा है, निकाला, मान लीजिए चाल का, चलो अब चाल का ले लेते हैं, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, लंबाई यानी कि दूरी बटे समय। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। अब दूरी मतलब लंबाई, तो इसका मूल मात्रक l होगा और इसका मूल मात्रक t होगा। अगर मैं इसको अलजेब्रा के लिए लिखूं तो l t टू द पावर -1 आएगा। इसका विमीय सूत्र बन जाएगा m टू द पावर 0, m नहीं है ना, n टू द पावर 0 l t टू द पावर -1। ये क्या बन गया हमारा, चाल का विमीय सूत्र बन गया, ठीक, चाल का। इसी प्रकार मैं आपको बताऊं, चाल या वेग दोनों के सेम विमीय सूत्र होंगे, अभी आगे समझ जाओगे, ठीक है ना। अब चलिए, जैसे मैंने मान लीजिए निकाला बल का विमीय सूत्र, बल। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान, पहले त्वरण का निकाल लेते हैं, बल के पहले अब मैं निकाल रहा हूं त्वरण का, त्वरण एक्सेलरेशन। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन यानी कि वेग ही बोल दें, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन को भी हम वेग ही बोलेंगे, तो इसको मैं बोल सकता हूं वेग बटे समय। अब वेग बराबर होगा विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, वेग बराबर, और एक समय नीचे पहले से है तो समय गुणित समय, तो विस्थापन बटे समय वेग। अब विस्थापन क्या है, लंबाई है। विस्थापन क्या है, एक प्रकार की लंबाई है। तो इसका विमीय एक मूल मात्रक l होगा, इसका मूल मात्रक t, इसका मूल मात्रक t। तो हमारे पास क्या बन गया, l अपॉन टी स्क्वायर। और अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूं तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे l t टू द पावर -2। और अगर मैं आपको विमीय सूत्र बताऊं इसका, तो हो जाएगा m टू द पावर 0 l t टू द पावर -2। ये हो गया। तो काय का विमीय सूत्र बन गया हमारा, त्वरण का, ठीक है ना। त्वरण के बाद अब चलिए निकालते हैं पर बल का विमीय सूत्र, बल।
तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये होता है बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब ध्यान देना जरा, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का अगर हम हल करेंगे तो द्रव्यमान का क्या लिखा जाता है, द्रव्यमान तो एक मूल राशि है, तो इसका मात्रक मूल मात्रक होगा। तो द्रव्यमान के मूल मात्रक को क्या लिखा जाता है, एम लिखा जाता है, तो मैं इसको एम लिख देता हूँ। त्वरण, अब त्वरण के लिए पूरा सॉल्यूशन ये चलेगा, पूरा सॉल्यूशन ये चलेगा त्वरण का। तो त्वरण का भी सूत्र ये निकला था एल टी टू पावर -2, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एल टी टू पावर -2, और इसको पूरा करेंगे तो क्या आएगा, एम एल टी टू पावर -2। अभी आप अगर आपको बल का विमीय सूत्र निकालने को आ जाए तो ये पूरा इतना करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ये त्वरण का ऐसा चलेगा, द्रव्यमान का बस वही खत्म हो जाएगा, वो चलेगा। तो एम एल टी टू पावर -2 ये बल का है। बल के बाद अपन ले लेते हैं कार्य का, कार्य का विमीय सूत्र। कार्य ये मैं वो निकाल रहा हूँ जो फिजिक्स में हमें हर कदम पर चाहिए हैं, मैं वो वाले विमीय सूत्र आपको थोड़े यहाँ पर निकाल करके दिखा रहा हूँ। कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। अब बल, अब बल का विमीय सूत्र, बल को लिखेंगे द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण, और ये विस्थापन पहले से है, नहीं है, ठीक है। अब यहाँ गया द्रव्यमान, अब मैं यहाँ पर थोड़ा निकाल देता हूँ। त्वरण को लिखेंगे वेग बटे समय, वेग में परिवर्तन मतलब वेग बटे समय गुणित विस्थापन, ठीक है। अब ये द्रव्यमान गुणित वेग को लिखेंगे विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, और एक समय पहले से है नीचे तो समय गुणित समय हो जाएगा नीचे गुणित विस्थापन। अब ये सबके हमारे पास मूल मात्रक में पता है, द्रव्यमान के मूल मात्रक को m लिखा जाता है, विस्थापन मतलब लंबाई, इसके मूल मात्रक को l लिखा जाता है, समय के मूल मात्रक को t लिखा जाता है, या फिर से विस्थापन है तो l लिखा जाएगा। तो हमारे पास आ गया m l पर स्क्वायर हो जाएगा बटे t पर स्क्वायर, अब ये ऊपर आ जाएगा तो m l स्क्वायर t टू दी पावर -2। ये हमारे पास कार्य का विमीय सूत्र। तो कार्य का विमीय सूत्र क्या बना, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2, क्या बना बच्चों, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2 कार्य का। अच्छा, कार्य का हो या ऊर्जा, बोथ आर सेम, कार्य ऊर्जा के एक से होती है, कार्य ऊर्जा कैसे, चाल हो या वेग, बोथ आर सेम, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, ठीक है। अब अपने पास सातवां हम एक और लेते हैं शक्ति का, शक्ति का और निकाल देते हैं। तो शक्ति में होता है कार्य बटे समय, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। अब कार्य का विमीय सूत्र ये निकला है, तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं। तो कार्य का क्या निकला था, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2, और समय का होता है टी। अब इसको ऊपर ले आओ तो टी पर ऋण 2 की घात है, और एक और आएगी ऊपर तो -2 -1 हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -3। तो हमारा किसका विमीय सूत्र हो गया, किसका हो गया, कार्य का, शक्ति का, सॉरी। तो देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या निकला, n टू द पावर 0 l टू द पावर 2 t टू द पावर 0। याद रखना विमीय सूत्र को हमेशा इस फॉर्म में लिखना है, m टू द पावर a l टू द पावर b t टू द पावर c, और स्क्वायर ब्रैकेट, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। अब क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, अब लंबाई का मूल मात्रा क्या है, चौड़ाई का भी है मूल मात्रा, क्योंकि दोनों के सेंटीमीटर सेंटीमीटर या मीटर मीटर आदि लिए जाएंगे। तो एल गुणित एल से क्या बनेगा, एल स्क्वायर बनेगा। तो विमीय सूत्र n टू द पावर 0 l टू द पावर 2 t टू द पावर 0 हो गया। आयतन को लिखेंगे लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई का मूल मात्रा एल, चौड़ाई का एल लिखा जाएगा, ऊंचाई का भी एल लिखा जाएगा, तो एल घन। तो विमीय सूत्र होगा n टू द पावर 0 l टू द पावर 3 t टू द पावर 0 स्क्वायर ब्रैकेट। चाल, चाल बराबर होता है चाल या वेग, बोथ आर सेम, तो डायमेंशनली दोनों सेम है। तो दूरी बटे समय, दूरी मतलब लंबाई तो l लिखा जाएगा, और समय मतलब t, तो l t टू द पावर -1, और डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा n टू द पावर 0
एल टी टू द पावर -1। त्वरण, इसको एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी समय। तो वेग को लिखते हैं, वेग में परिवर्तन मतलब वेग ही माना जाएगा बटे समय। अब ये वेग को लिखते हैं विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और एक समय पहले से है तो समय गुणे समय हो गया। अब विस्थापन मतलब लंबाई एक प्रकार की, तो एल लिखेंगे इसके मूल मात्रक को। समय का टी गुणे टी, तो एल अपॉन टी स्क्वायर, तो एल टी टू दी पावर -2। फिर एन टू दी पावर 0, एल टी टू दी पावर -2, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब हमारे पास आता है बल। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। अब ये द्रव्यमान को m, त्वरण को l t -2, तो ये मिलाकर हो गया m l t टू दी पावर -2। त्वरण का हम ऊपर निकाल चुके हैं ना, तो सीधा यूज कर लिया, ठीक। तो बल का ये कार्य या ऊर्जा बोथ आर सेम, तो इसका कार्य को लिखेंगे बल गुणित विस्थापन, बल को लिखेंगे द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो बच्चों में पूरी फिजिक्स में यही चीजें तो पढ़नी है, आगे आगे आएंगी। आप जितने जल्दी इनको सीख लोगे, आपकी फिजिक्स की बुक में पहले चैप्टर में और एनसीईआरटी की बुक में सबसे लास्ट में पीछे आपको पूरे डायमेंशनल फार्मूले की लिस्ट दी है। तो अगर कोई रेफरेंस बुक है तो स्टार्टिंग में दी है उस अध्याय में, और अगर वो एनसीईआरटी बुक है तो सबसे पीछे आपको 100 के आसपास डायमेंशनल फार्मूले इन इस प्रकार के सूत्रों सहित दिए हैं। तो आपको उनको समय समय पर पढ़ना है, 10-10 करके याद कर लेना, तो याद हो जाएंगे, ठीक। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण बल का सूत्र होता है, और ये विस्थापन। अब ये त्वरण को लिखेंगे वेग बटा समय, और वेग को लिखेंगे विस्थापन बटे समय, और गुणित समय। तो ये मिला फाइनली। तो द्रव्यमान का m, विस्थापन का l, विस्थापन का l, समय का t, समय का t, तो m l स्क्वायर टी टू दी पावर नीचे 2 आएगा, ऊपर आके -2 हो जाएगा। तो m l स्क्वायर टी टू दी पावर -2 स्क्वायर ब्रैकेट में। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य का m l स्क्वायर टी टू दी पावर -2। अब अगर निकालने को हो शक्ति का, तो निकालेंगे पूरा ऐसे ही, लेकिन यहाँ मैं संक्षेप में लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर वो निकला ही है। तो कार्य का m l स्क्वायर टी टू दी पावर -2, और समय का ये, तो m l स्क्वायर टी टू दी पावर -3। तो ये मैंने कुछ प्रमुख भौतिक राशियों के विमीय सूत्र आप लोगों के यहाँ पर निकाल दिए। तो ये कैसे निकाले जाते हैं ये आप इनको समझ गए होंगे। अब पूरी फिजिक्स के अंदर हमें यही करना है। जिस चैप्टर में आप पढ़ेंगे उसमें कोई ना कोई व्युत्पन्न राशि पढ़ने को मिलेगी, और उस व्युत्पन्न राशि का डायमेंशनल फार्मूला वहीं पर ड्राइव किया जाएगा, ठीक। तो वहां पर आप सीखते जाओगे। तो यहाँ तो मैंने आप लोगों को कुछ बता दिया है, ठीक है ना। तो आप विमाओं के बारे में समझ गए, विमीय सूत्र समझ गए क्या है, और कुछ प्रमुख भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निकाल दिए, ठीक। अब मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहता हूँ विमाओं के आधार पर। बच्चों क्या होता है फिजिक्स में, जब अपन पढ़ते हैं राशियों के लिए, ठीक है ना, तो विमाओं के आधार पर राशियों का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता दूं कि विमाओं के आधार पर राशियों का वर्गीकरण मैं यहाँ बता रहा हूँ। विमाओं के आधार पर, विमाओं के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण, भौतिक राशियों का वर्गीकरण। अब ये कैसे होता है, ध्यान दीजिए कैसे होता है वर्गीकरण। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसके आधार पर पहले मैं बात आपको करूं तो विमाओं के आधार पर भौतिक राशियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक कहलाती हैं विमा युक्त राशियां, विमा युक्त राशियां, ठीक है, और दूसरी कहलाती हैं विमाहीन राशियां, विमाहीन राशियां। ध्यान देना बच्चों, विमाहीन राशियां माने ये कहलाती हैं विद डायमेंशनल या विद डायमेंशनल, और ये डायमेंशनल लेस। अब इसको फिर हम दो प्रकार में विभाजित करते हैं विमा युक्त राशियां। तो एक आती है हमारे पास विमा युक्त चर राशियां, माने विमा युक्त चर राशियां, चर। और यहाँ पर आएंगे विमा युक्त
विमा युक्त अचर राशियां, एक विमा युक्त चर आएंगे, एक विमा युक्त अचर। ऐसे यहाँ पर आएंगे दो तरीके से बच्चों। कौन कौन से? एक आएगा हमारे पास विमाहीन चर और एक आएंगे विमाहीन अचर। अब इनको समझिए जरा, है ना, ये क्या है। अभी जो मैंने वर्गीकरण किया है ये आपको अपनी कॉपी में बना करके रखना है। तो विमाओं के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो विमाओं के आधार पर भौतिक राशियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, विमा युक्त राशियां, विमाहीन राशियां। तो वे भौतिक राशियां जिनके विमीय सूत्र होते हैं उनको हम विमा युक्त राशियां कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया क्षेत्रफल निकाला, आयतन की निकाली, तो क्षेत्रफल है, आयतन है, चाल है, वेग है, त्वरण है, कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, आदि आदि, तो मैंने अभी निकाली। ये कौन सी थी? हमारी विमायुक्त राशियां थी। बात समझ आई? माने वैसी भौतिक राशियां जिनकी विमाएं होती हैं वो विमायुक्त राशियां कहलाती हैं। अब ऐसी राशियां जिनकी विमाएं नहीं होती, कुछ ऐसी भी होती हैं जिनकी विमाएं नहीं होती हैं, वो विमाहीन राशियां कहलाती है। जैसे कि मैं आप इसमें ले लूं विकृति। विकृति आप फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे विकृति, या आप पढ़ोगे इसमें कोण, इस टाइप से। तो ये जो मैंने राशि आपेक्षिक घनत्व है, ये परावैद्युतांक है, ये मैं जो नाम ले रहा हूं ना, ये विमाहीन राशियां हैं। ठीक बात। तो कौन कौन सी आए? जैसे विकृति, कोण, आपेक्षिक घनत्व, परावैद्युतांक आदि आदि, ये विमाहीन। तो विमाहीन कौन से कहलाती हैं? वे भौतिक राशियां जिनकी विमाएं नहीं होती, उन्हें हम विमाहीन राशियां कहते हैं। अब ये विमायुक्त राशियों के दो प्रकार होते हैं, एक होती है विमायुक्त चर, एक होते हैं विमायुक्त अचर। तो विमायुक्त चर राशियां जितनी मैंने आपको पढ़ाई हैं, जितनी अभी पढ़ाई हैं, वो सारी की सारी विमायुक्त चर राशियां हैं। विमायुक्त चर राशियां जैसे कार्य, ऊर्जा, शक्ति, है ना, और बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, जड़ता गुण, बल गुण आदि आदि, ये विमायुक्त चर हैं। अब विमायुक्त अचर कौन से कहलाते हैं? अब वे अचर मतलब वे चर राशियां जिनकी विमाएं होती हैं विमायुक्त चर कहलाएंगी, और वे अचर राशियां जिनकी विमाएं होती हैं पर वो हैं अचर। अचर कौन से कहलाते हैं? जिनके मान बदलते नहीं है, स्थिर होते हैं, तो वो अचर, और जिनके बदलते हैं वो चर। तो यहाँ पर तो कार्य, ऊर्जा, शक्ति आदि आदि ये सब विमा युक्त चर हो जाएंगे। और ये विमा युक्त अचर कौन सी होंगी? जो अचर राशियां हैं पर उनके विमीय सूत्र होते हैं। जैसे मैंने लिया कैपिटल जी, जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, अभी आपको पढ़ने में आएगा। मैंने लिया मान लीजिए एप्सिलॉन नॉट, ये आपको आगे वाली क्लासेस में पढ़ने में आएगा, इस टाइप की राशि। तो इन राशियों के क्या होता है, इनके मान कांस्टेंट होते हैं, बदलते नहीं है, कांस्टेंट होते हैं। तो ये अचर हैं, लेकिन इनके डायमेंशनल फार्मूले होते हैं, इनके विमीय सूत्र होते हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या है? विमायुक्त अचर। अब यहाँ आ जाए विमाहीन चर। तो वैसी एक मतलब ऐसे चर राशियां जिनकी विमाएं नहीं होती, तो वो एग्जाम्पल मैंने लिखे विकृति, कोण, आपेक्षिक घनत्व, परावैद्युतांक आदि आदि, तो विमाहीन चर है। और विमाहीन अचर कौन सी कहलाती है? जैसे कि संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस टाइप से, तो इनको बोलते हैं विमाहीन अचर। मतलब ये अचर हैं, इनके मान नहीं बदलेंगे और इनका कोई विमीय सूत्र भी नहीं होगा। हर जगह इसका मान, जैसे पाई की वैल्यू है, हर जगह 22/7 होनी है, और पाई का कोई डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होगा, तो पाई को अपन बोलेंगे विमाहीन अचर। तो बच्चों ये था विमाओं के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो क्या मिला हमें? दो तरीके से, विमायुक्त राशियां, विमाहीन राशियां। विमायुक्त राशियां जिनके विमीय सूत्र होते हैं, ऐसी राशियां ये दो प्रकार की होंगी, विमायुक्त चर और विमायुक्त अचर। अब विमाहीन राशियां ऐसी राशियां जिनके विमीय सूत्र होते ही नहीं है, विमाहीन कहलाएंगी। ये दो प्रकार की, विमाहीन चर और विमाहीन अचर। विमाहीन चर विकृति, कोण, आपेक्षिक घनत्व आदि आदि, और विमाहीन अचर तो ये कोई नंबर्स हो या पाई हो आदि आदि। ठीक, ये हमारा विमाओं के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो आपने क्या क्या सीखा अभी बच्चों इस लेक्चर में? विमाएं क्या है, विमीय सूत्र क्या है, कुछ प्रमुख भौतिक राशियों के विमीय सूत्र हमने आपको निकाले, और इसके बहुत सारे विमीय सूत्र आपको बुक में दिए हैं, आपको निकाल देना है, याद करना है।
विमीय सूत्र डायरेक्ट याद करना है और विमीय सूत्र को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब हम और इसके बाद हमने पढ़ी विमाओं के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं इसमें विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग का मतलब क्या हुआ, माने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो डायमेंशन एनालिसिस का यूज क्या है फिजिक्स के अंदर। तो बच्चों डायमेंशन एनालिसिस, इसके अंदर हम 4 प्रकार के काम कर सकते हैं। विमीय सूत्र से या विमाओं के आधार पर हम यदि किसी भौतिक राशि का हमें विमीय सूत्र पता है तो उसके आधार पर हम 4 प्रकार के काम कर सकते हैं। कौन कौन से काम कर सकते हैं। पहला, भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में सबसे पहले मात्रक ज्ञात करने में आप क्या कर सकते हैं, विमीय विश्लेषण से अगर आप यानी कि अगर आपको किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र पता है, विमीय सूत्र, तो आप उसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक भौतिक राशि का विमीय सूत्र है n⁻0 L e⁻⁻2 स्क्वायर। हमें नहीं पता है कौन सी भौतिक राशि है, हमें एक बात पता चला इसमें m 0 है तो m पर तो डिपेंड करना नहीं है, m मतलब यूनिट ऑफ मास, ये तो चाहिए नहीं है। l, तो यहाँ पर l को लिखेंगे मीटर और t को लिखेंगे सेकंड यानी समय। तो इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो इसका मात्रक क्या मिल गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह यूनिट मिल गया। तो यूनिट कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। या किसी का विमीय सूत्र है ml² t⁻⁻2, मुझे नहीं पता काय का विमीय सूत्र है मान लीजिए, तो m मतलब किलोग्राम ऐसे यूनिट ले ले, तो l मतलब लेंथ, तो लेंथ का मीटर ले लेंगे और t मतलब टाइम, टाइम का सेकंड ले लेंगे। तो ये जो भी भौतिक राशि हो इसका मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो हम किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं, एक काम हो गया। दूसरा, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं, ठीक है ना। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल लेंगे, दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने में एक दूसरा एप्लीकेशन है। मतलब जैसे हमें किसी भौतिक राशि के CGS मात्रक पता है और हमें FPS मात्रक चाहिए है, तो वो डायमेंशन फार्मूले से हो जाएगा। कैसे होगा मैं इसको एग्जांपल यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं इसको अगले लेक्चर में क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे चेंज करना है, क्योंकि इसकी थ्योरी थोड़ी बड़ी है। अभी अब फिलहाल आप याद कर लिए कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल लेना। तीसरा आएगा किसी भौतिक समीकरण की, किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की या सत्यता की, अपन यहाँ पर शुद्धता शब्द लेते हैं, शुद्धता की जांच करने में, शुद्धता की जांच करने में। ये इसमें भी डायमेंशनल फार्मूला का यूज होता है। मतलब कोई भौतिक समीकरण लिखा, अब वो सत्य है कि नहीं है। जैसे आपने एक समीकरण पढ़ा होगा v = u + at, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। गति का पहला समीकरण है v = u + at। तो ये शुद्ध है या नहीं है, ये सत्य है कि नहीं है, इसकी जांच डायमेंशनल फार्मूले से हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की या सत्यता की जांच करने में कैसे करना है अगले लेक्चर में सीखेंगे। और चौथा हमारा आएगा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने में, विभिन्न परस्पर निर्भर, विभिन्न परस्पर निर्भर भौतिक राशियों में, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने में, संबंध स्थापित करने में। तो ये हमारे पास अगला आ गया। तो बच्चों ये विमीय विश्लेषण के 4 एप्लीकेशन से 4 अनुप्रयोग हैं। अब हमारा जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर इन 4 एप्लीकेशन का डिटेल पढ़ने के बाद खत्म हो जाएगा, इतना ही है।
तो क्या है, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। तो कौन कौन से अनुप्रयोग है बच्चों? पहला, भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में। दूसरा, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने में। तीसरा, किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की या सत्यता की जांच करने में। चौथा, विभिन्न परस्पर निर्भर माने विभिन्न प्रकार की और एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने में। तो ये 4 प्रकार के एप्लीकेशंस हमारे इस चैप्टर के अंदर आएंगे। इसमें तो आपको मैंने बता दिया, ज्यादा कठिन नहीं है, कोई भी विमीय सूत्र हो उसका मात्रा का बना लेंगे। बस मुझे अब इन 3 के बारे में क्वेश्चन लेना है, जो कि मैं अगले लेक्चर में लूंगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप चिंता ना करें, अभी थोड़ा कुछ दिन से दूसरे कामों में व्यस्त था, तो 11th का वीडियो नहीं डाल पा रहा था। पर आप विश्वास रखें, जो मैंने आपको टाइमिंग पहली वीडियो में बताई थी कि आपका जनवरी लास्ट में खत्म हो जाएगा फिजिक्स, तो मैं खत्म कर दूंगा। आप बस पूरी वीडियो को ध्यान से देखते चलें। सभी को नमस्कार।